बीएमसी चुनाव में कितने फीसदी वोटिंग हुई है, इसका आधिकारिक आंकड़ा राज्य निर्वाचन आयोग ने नहीं जारी किया। शाम को एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिलने का अनुमान लगाया गया। वहीं एग्जिट पोल के मुताबिक मुंबई वालों ने ठाकरे बंधुओं पर भरोसा नहीं जताया है, यानी कि 1996 से लगातार बीएमसी पर अपना मेयर बनवाते आ रहे ठाकरे परिवार और पार्टी का पहली बार अब किला बचता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि शिवसेना, यूबीटी और राज ठाकरे की पार्टी को 58 से लेकर 68 सीटों का एग्जिट पोल की तरफ से अनुमान लगाया गया कि इतनी सीटें इनके पाले में जा सकती हैं, जबकि बीजेपी और एकनाथ शिंदे के गठबंधन को पूर्ण बहुमत यानी 131 से 151 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है, क्योंकि 227 वार्ड्स वाली बीएमसी में 124 सीटों में बहुमत होगा। मुंबई में पहली बार कमल खिल सकता है, जिससे फडणवीस की ताकत और बढ़ सकती है। तो अब कुछ ही घंटे बाकी है। मुंबई महानगर पालिका पर, देश की सबसे अमीर महानगर पालिका पर किसका कब्जा होगा, यह तय होगा। 10 बजे से काउंटिंग शुरू होगी, 9 बजे से लगातार हम आज तक पर लेंगे। लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल्स ने क्या कहा, क्या प्रेडिक्शंस दिए, उस पर बातचीत होना बहुत जरूरी है। एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल, प्रदीप गुप्ता हमारे साथ में है। प्रदीप जी, आपने तो पूरा वन साइड शिवसेना भारतीय जनता पार्टी को दे दिया है, मानो दोनों ठाकरे बंधु एक साथ आने का कोई असर मुंबई के मन पर नहीं हो पाया, या खास करके मराठी वोटर्स पर वो अपना असर नहीं डाल पाए। नहीं, देखिए, मराठी वोटर्स के ऊपर असर तो थोड़ा डाला, थोड़ा नहीं डाला। यूबीटी का 49% मराठी वोट में वोट शेयर मिलना ठीक ठाक है, मैं कहूंगा गुड है, वेरी गुड नहीं है। और उसकी खास वजह यह है कि जब आप मुंबई को देखते हैं तो उसको ग्रेटर मुंबई और सेंट्रल सबर्ब और वेस्टर्न सबर्ब में आपको करके देखना चाहिए। जहां तक ग्रेटर मुंबई जो अप टू माहिम है, माहिम से लेके कुलाबा तक, वहां तो यूबीटी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है अमंग मराठी वोटर और ओवरऑल भी। लेकिन जैसे ही आप सेंट्रल सबर्ब में जाते हैं, भांडुप, मुलुंड, घाटकोपर, ये जो बॉर्डरिंग एरिया है थाने के, वहां पे मराठी मानुस ने जो है बड़ी संख्या में शिंदे सेना की तरफ वो किया है, रुझान किया है, जिसके चलते आप ओवरऑल पिक्चर देखते हैं। और जो वेस्टर्न सबर्ब है उसके अंदर हम सब जानते हैं कि बीजेपी जो है बहुत स्ट्रांग फोर्स बन के हमेशा से उभरती है। तो इन टोटल नेट टोटल की बात करें तो मराठी मानुस 50% मिल रहा है, लेकिन शिंदे सेना भी अच्छा खासा वोट ले रही है। और दूसरे तरफ आप देखेंगे कि जो नॉन मराठी, नॉन मुस्लिम वोट है, जो कि 44% कंट्रीब्यूट करता है, उसके बीच में रिवर्स कंसोलिडेशन आप जिसको कहते हैं, जो यहाँ पे 49-50 यूबीटी को मिल रहा है मराठी में, वही परसेंटेज, टॉप परसेंटेज उठ के 68 और 69% होता है अमंग नॉन मराठी, नॉन मुस्लिम वोट। और उसकी वजह से जब आप देखते हैं, और साथ में माइनॉरिटी वोट भी 3 भाग में 3 जगह पर बढ़ गया। एक पे कांग्रेस उसका नंबर 1 पार्टी हो गई, एक जगह पे यूबीटी 1 पार्टी हो गई, जोगेश्वरी और मलाड और इस एरिया में, वेस्टर्न सबर्ब के एरिया में, और कानखुर्द और गोवंडी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में मुस्लिम वोटों का बंटवारा हो गया, जिसके चलते आप देख पा रहे हैं कि गैप बिटवीन बीजेपी प्लस और यूपीटी प्लस के बीच में 10 परसेंटेज पॉइंट्स का है, जो कि एक बहुत बड़ा गैप है। 2017 में यही गैप जब नतीजे आए थे तब 1% का गैप था और 2 सीटों का फर्क था। 28% करीब करीब शिवसेना को मिला था और 27% भारतीय जनता पार्टी को मिला था, और कांग्रेस करीब करीब इतनी ही परसेंटेज वोट पाकर 30 सीटों पर वहां पर सिमट गई थी। लेकिन इस बार मुस्लिम वोट्स कितना जरूरी आप मानते हैं इसमें, क्योंकि इससे पहले के चुनाव में करीब करीब 80% मुस्लिम वोट महाविकास आघाड़ी के पास मुंबई में खास करके जाते हुए नजर आया था। तो क्या आपको लगता है कि उसके बावजूद शिवसेना यूबीटी 28% लेके जा रही है, तो क्या कांग्रेस साथ में होती, अगर ये नतीजे सही निकलते हैं तो क्या कांग्रेस साथ में होती तो हो सकता है कि आंकड़े कुछ अलग होते? नहीं, देखिए, कांग्रेस अकेली बात नहीं। कांग्रेस, जब लोकसभा की आप बात करते हैं तो उसको आपको कांग्रेस, एनसीपी, नवाब मलिक का भी एक अणुशक्ति नगर और वो चेंबूर का इलाका में कुछ तो वो माइनॉरिटी वोट लेते हैं, उसके एनसीपी, कांग्रेस, और साथ में एमएनएस का इधर पर आना, एमएनएस यूबीटी के साथ आना, उसने ना ही सिर्फ माइनॉरिटी वोट को थोड़ा सा अलग किया,
बल्कि नॉर्थ इंडियन, गुजराती, राजस्थानी जो वोट होते थे उनको भी अलग किया, और शिंदे सेना के साथ हाँ, अच्छी संख्या में मोर देन हाफ द कॉर्पोरेटर्स जो है उनके साथ शिफ्ट हुए। हाँ। तो लोकल इलेक्शन होता है तो लोकल लीडरशिप वार्ड के ही तो है, रोज सामने मिलते उठते बैठते हैं। तो एक लीडर का खुद का वोट बैंक होता है, अलाइनमेंट होता है, रिवर्स और उसके पोलराइजेशन हुआ ऐसा साथ आपका वोट भी मानना है? शिफ्ट हुए। और जैसे जहां ही तक बीजेपी जैसे ही तो वहीं की वहीं खड़ी। मराठी को लेकर राज ठाकरे ने बात करना शुरू किया रैलीज में, और इसमें रिवर्स पोलराइजेशन भी उतने संख्या में मुंबई में होता हुआ नजर आया। ये बात आप कहना चाहते बिल्कुल, मैं ये कहना चाह रहा हूं और कह रहा हूं, और उसके चलते इतना बड़ा गैप नजर आ रहा है दोनों गठबंधन के बीच। क्या कारण आपको लगता है कि महिला, क्योंकि मैंने आंकड़े आपके देख रहे थे, महिला वोटर्स में खास करके 44% महिला वोटर्स, 44% महिला वोटर्स महायुति के साथ में नजर आ रही है। एक वक्त था कि जब मुंबई में महिला वोटर शिवसेना को प्रेफर करती थी लोकल चुनाव में खास करके, लेकिन इस बार महिला वोटर महायुति की तरफ आप दिखा रहे हैं, और ये बड़ा गैप है दोनों के बीच में। पुरुष वोटर्स में देखें तो वो गैप उतना बड़ा नजर नहीं आता, अगर महायुति उसमें भी आगे है लेकिन उतना बड़ा गैप उसमें नजर नहीं आता है। क्या हम ये मानकर, लेकिन इस बार महिला वोटिंग कब हुआ है मुंबई में? जो आंकड़े फिलहाल अब तक आए हुए हैं उससे साफ नजर आता है कि महिला वोटिंग कब हुआ है। उसका कितना असर हो सकता है? क्या महिलाओं ने अपना मन अब शिवसेना से अलग होकर कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ ले जाना शुरू कर दिया? ये जैसे आपने कहा, महिलाओं का शिवसेना को बड़ी संख्या में बॉम्बे में वोट मिलता था, मुंबई में उसका कारण सबसे बड़ा था, जो आप जानते हैं, आप भी बॉम्बे से आते हैं, मैं भी बॉम्बे में हूँ, मुंबई में हूँ, कि लोकल लेवल पे हल्दू कुमकुम से लेके सभा से लेके एम्बुलेंस वहां पर हर वार्ड या हर विधानसभा क्षेत्र में खड़ी हुई है शिवसेना की, करीब करीब सभी में। और एक जो जुड़ाव था एक शाखा को लेके और वहां के कार्यकर्ताओं को लेके एक जुड़ाव था, वो अब जुड़ाव में बंटवारा हो गया। कहने का मतलब यह है कि विघटन हो गया, स्प्लिट हो गया, जो कि शिवसेना के मनसे के रूप में पहले, बाद में शिवसेना शिंदे के रूप में पहले, तो अब एक शिवसेना नहीं, उसके तीन टुकड़े हो गए। और साथ साथ बीजेपी जो है एक पीछे बैकग्राउंड में रहती थी, वो अब जो पिछले 10 सालों के अंदर बहुत बड़ी पावर उभर कर आई है। और इसमें कोई शक नहीं है कि वोट शेयर भी देखिए, वोटर टर्नआउट जो 12 में 44% था, 44% 12 में, जो कि 17 में उठ के 56 हुआ। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि चारों पार्टियों ने पिछले बार चुनाव अलग अलग लड़ा। जब पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ती हैं तो उतने कार्यकर्ता आप उतने अपने अपने वोटर को लेकर आ रहे होते हैं। तो उसके चलते आप देखते हैं कि ये 56% वोटर वोट टर्नआउट, परसेंटेज। 5% बहुत बड़ा नंबर होता है। लेकिन इस बार अगर ये वोट परसेंटेज उतना नहीं हो पाया तो उसका असर किस पर पड़ेगा? नहीं, देखिए, यदि हमारे जो भी आंकड़े हैं वो 54% वोटर टर्नआउट के आधार पर है, जो कि पिछले 3 चुनाव में लोअर रेंज थी, 54, 55, 56, 3 लोकसभा विधानसभा और बीएमसी चुनाव लास्ट। तो 54 से यदि ये नीचे जाता है तो 1% का रिडक्शन अप टू 50% तक वो 10 सीटों में डेंट फर्क करेगा, पड़ेगा। बीजेपी प्लस को 10 सीटें प्लस को डेंट करेगा। लेकिन किसे 50 किसे के डेंट ऊपर करेगा? जाता है। हाँ, किसे डेंट करेगा? बीजेपी को डेंट करेगा? बीजेपी प्लस। बीजेपी प्लस की 10 सीटें 1% टर्नआउट से कम होती हैं, हाँ। और 1% टर्नआउट से ज्यादा भी होती हैं। यदि ये 56 और 57 क्रॉस हुआ, होने के चांस बहुत कम है 57, हाँ। तो ये हमारी जो ऊपर की रेंज है उसके ऊपर बढ़ता चला जाएगा यदि वोटर टर्नआउट एक और एक इंटरेस्टिंग फैक्टर इस पे दिखाई दे रहा है, खास करके किन मुद्दों पर लोग सोचते हैं कि मुंबई में बदलाव होने चाहिए, या कौन से मुद्दे हैं मुंबई में। उसमें वही रोज के मुद्दे जो सालों से हम उसको लेकर बात कर रहे हैं, फिर सैनिटेशन के मुद्दे हो, सड़क के मुद्दे हो, पानी जो कम है उसका मुद्दा हो, ये सारे मुद्दे वहां पर नजर आते हैं। लेकिन उसके बावजूद जब हमने देखा कि किस तरीके से जियोग्राफिकली लोगों ने वोट डाला, तो जो अपर मिडिल क्लास पॉपुलेशन मुंबई में फिलहाल दिखाई देता है वो पूरी तरीके से बीजेपी की तरफ झुका हुआ नजर आ रहा है। क्या ये हम कह सकते हैं कि देवेंद्र फडणवीस की अर्बन छवि का फायदा बीजेपी को, खास करके मुंबई जैसे शहर में, देवेंद्र फडणवीस मुंबई के नहीं है लेकिन उसके बावजूद उसका फायदा बीजेपी को होता हुआ नजर आ रहा है? क्या हम ये कह सकते हैं ये सारे मुद्दे होने के बावजूद? देखिए साहिल, देवेंद्र फडणवीस अपने आप में 2014 से लेके अभी तक 12 सालों में कह सकते हैं कि एक फोर्स बन के उभरे हैं, इसमें कहीं कोई किसी को शक या सवाल नहीं है। रह गई बात बीजेपी की, तो बीजेपी इवन लोकसभा में, यूपी में भी आप देख लेंगे, हमेशा से शहर
और मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास पार्टी के साथ हमेशा उसका अलाइनमेंट रहा हुआ है। और इस बार जो जुड़ाव है, बड़ी बात इसमें आपको ये कहनी चाहिए कि जो लोअर मिडिल क्लास है, जो लोअर क्लास है, खासकर पिछले 10 साल मोदी जी के आने के बाद, इसमें मैं ये कहने में कोई दिक्कत नहीं है, जो जनता के सरोकार के जो विषय होते हैं, रोड, बिजली, पानी, उज्ज्वला योजना के चलते गैस, खाना पकाने के, ये सारे, आवास योजना, इनके चलते लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास भी बीजेपी के साथ में बड़ी संख्या में आया है। और इसी के चलते कांग्रेस एक नेशनल पिक्चर देख रही है कि हर राज्य में उनका जो सबसे बड़ा वोट बैंक होता था दलित और माइनॉरिटी, दलित और माइनॉरिटी धीरे धीरे सारी क्षेत्रीय पार्टियों में जिन जिन के साथ उन्होंने अलायंस किया, एक के बाद चलते, यूपी हो, बिहार हो, तमिलनाडु हो, महाराष्ट्र हो, शिफ्ट हो गया भी हो, वो शिफ्ट हो रहा है उनसे। आखिर में मैं आपसे जानना चाहूंगा, अगर आपके जो प्रेडिक्शन है वो सही निकलते हैं तो क्या हम ये मानकर चले कि अब मराठी भाषियों की पार्टी के तौर पर ठाकरे लेगेसी जो क्लेम की जाती थी, क्या वो खत्म होगी और वो अब एकनाथ शिंदे दावे के साथ क्लेम कर सकते कि नहीं अब तो ये मेरी लेगेसी है क्योंकि आप बीएम से भी हार चुके हैं? क्या अब ये आप कह सकते हैं? ये कह सकते हैं कि पॉकेट्स में आप हैं, माहिम से लेके आपके दादर, शिवाजी पार्क, सिवड़ी, लालबाग, यहाँ पर अभी भी वर्चस्व मौजूद है ठाकरे ब्रदर्स का और शिवसेना यूबीटी का। लेकिन उसके बियॉन्ड देखें तो फिर मराठी वोटरों का और सबका बंटवारा हुआ। चलिए ठीक है, फिलहाल तो ये एग्जिट पोल के नतीजे प्रेडिक्शंस के तौर पर देखने चाहिए क्योंकि कल जब इस पूरे मामले को लेकर 10 बजे से काउंटिंग शुरू होगा उसके बाद यह पता चल पाएगा कि प्रदीप गुप्ता कितने सही साबित हुए हैं 2017 में। आखिर हालांकि मैं कहना चाहूंगा कि 2017 के बीएमसी चुनाव में प्रदीप गुप्ता का प्रेडिक्शन काफी सटीक निकला था, वो भी मुंबई से आते हैं, तो हम एक बार फिर उनसे जुड़ेंगे और आपसे बात करेंगे। 84 वर्सेस 86 था जो कि आया 82 वर्सेस 84, 2 सीट का केवल फर्क था दोनों। बिल्कुल, तो इस बार के आपके नतीजों पर हमारी नजर रहेगी। फिलहाल प्रदीप गुप्ता जी, आपने हमसे बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुछ ही घंटे का इंतजार है, कुछ ही घंटों के बाद 10 बजे से मुंबई महानगर पालिका चुनाव में वोट का काउंटिंग शुरू हो जाएगा।